गुड मॉर्निंग एवं नमस्कार। आज हम हमारे हिंदी विषय में हम हमारी दूसरी जो इकाई है एक जगत एक लोक, उसमें व्याकरण है, भाषा सचता, उसका अभ्यास करेंगे। तो इस अभ्यास में मैं आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो व्याकरण व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कि भाषा है वो भाषा का शुद्ध रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना तथा समझना आता है, वो व्याकरण कहलाता है। व्याकरण है उसके 4 अंग है या 4 भेद बताते हैं। 4 अंग है उसे भेद भी बोलते हैं। तो पहला जो अंग है वो है वर्ण। वर्णन को अक्षर भी कहते हैं। दूसरा है शब्द, तीसरा है पद, चौथा है वाक्य। तो इन सब वर्ण या भेद से व्याकरण बनता है और व्याकरण का वाक्य में प्रयोग होता है और इन सब 4 भेदों की व्याकरण में आवश्यकता पड़ती है। तो व्याकरण विभाग में क्या क्या आता है? तो व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, क्रिया के काल, शब्दकोश क्रम, विराम चिन्ह, समानार्थी शब्द को दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। विरोधार्थी शब्द, समूह शब्द के लिए एक शब्द, मुहावरे, कहावतें, अनेकार्थी शब्द और भाषा शुद्धि और भाषा सचता। ऐसे ही व्याकरण में लेखन विभाग होता है जिसमें निबंध लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, अनुवाद, ऐसे व्याकरण विभाग रहते हैं। तो आज हम व्याकरण में भाषा सज्जता का अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं कि भाषा सज्जता हमारी दूसरी इकाई एक जगत एक लोक, उसमें जो भाषा सज्जता का व्याकरण है उनमें पहला है निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। कि हम पाठशाला जाते हैं, विनय तुम्हारी गृह कार्य पूरा हो गया, वाह क्या शानदार छक्का मारा। तो इन वाक्यों में क्या है कि ये चिन्ह आते हैं। कौन कौन से चिन्ह है? तो जो पहला चिन्ह है वो पूर्ण विराम है, दूसरा है वो अल्प विराम है, तीसरा है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है और चौथा है जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो ये प्रत्येक चिन्ह है वो अपना विशेष भाव और अर्थ रखता है कि इसका अर्थ है वो क्या होता है, उसमें जो भाव क्या रहा हुआ है वही बताता है। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में रुकना पड़ता है। इस रुकावट के संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो कोई भी भाषा है उसमें जो भाषा बोलते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं, तो उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए बीच में या तो अंत में रुकना पड़ता है और इसी रुकावट के संकेत देने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। नीचे विभिन्न विराम चिन्हों का परिचय दिया गया है। पहला है पूर्ण विराम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। लिखते समय जिस स्थान पर वाक्य पूर्ण होता है वहां पूर्ण विराम का चिन्ह रखा जाता है। તમે જુઓ છો કે પૂર્ણ વિરામ ફૂલ સ્ટોપની બાજુમાં કાઉન્સમાં એક લીટો આપ્યો છે, એ લીટાને હિન્દીમાં શું કહેવામાં આવે છે? પૂર્ણ વિરામ કહેવામાં આવે છે। जैसे कि हमारे देश का नाम भारत है, अहमदाबाद गुजरात का प्रमुख नगर है, तो है એની બાજુમાં શું છે? લીટો છે અને લીટો શેનો છે? પૂર્ણ વિરામનો છે। કે જ્યારે એ વાક્ય છે એ પૂરું થાય છે અહીંયા એ બતાવે છે એ શું છે? પૂર્ણ વિરામ છે। दूसरा है अल्प विराम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोमा। वाक्य पढ़ते समय जहां थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहां अल्प विराम लगाया जाता है।
કે જ્યાં છે એ આપણે વાક્ય વાંચતા હોઈએ અને આ થોડીક સમય છે એ આપણે ઊભવું પડે, એનો સ્ટોપ કરીએ, રૂકવું પડે, ત્યારે છે એ શું લાગે છે? अल्प विराम लागे छे। जैसे माँ आज मेरा जन्मदिन है, तो हम यहाँ पर कहाँ रुके? माँ के पास रुके। माँ के पास है वो देखो थोड़ा सा अल्प विराम का चिन्ह है नीचे, और ऊपर अल्प विराम के पास में कोमा में अल्प विराम लिखा हुआ है। तो माँ के पास जो अल्प विराम है वहां हम क्या करते हैं? थोड़ा रुकते हैं। माँ आज मेरा जन्मदिन है, ऐसे बोलते हैं। और है के पास है वो क्या आ जाता है? फिर पूर्ण विराम आ जाता है। तो यहाँ ये वाक्य है वो क्या होता है? पूरा होता है। दूसरा वाक्य है आषाढ़, सावन, भादो और आश्विन वर्षा ऋतु के महीने हैं। जहां जहां हम रुके वहां क्या होता है? अल्प विराम होता है। पहले आषाढ़, वहां रुके, सावन, वहां रुके, भादो और आश्विन। भादो और आश्विन हम क्या बोलते हैं? साथ में बोलते हैं। तो आषाढ़, सावन के पास हम रुकते हैं, तो जहां भी थोड़ा सा रुका जाता है वहां अल्प विराम लगाया जाता है। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसे उपयोग में जब लिया जाने वाला वाक्य होता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह કે જ્યારે આપણે કોઈ વ્યક્તિ છે એને આપણે જ્યારે પ્રશ્ન પૂછવો હોય અને કોઈ બાબત હોય એની જાણકારી મેળવવી હોય, પ્રાપ્ત કરવી હોય, ત્યારે જે આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ત્યારે પ્રશ્ન ચિહ્ન એની પાછળ, એ વાક્યની પાછળ અંતમાં એટલે કે વાક્યની પાછળ લગાડવામાં આવે છે। પહેલું છે કે आपका नाम क्या है। पहला है वो क्या है? आपका नाम क्या है। गाड़ी कब जाएगी। तो आपका नाम क्या है हम पूछते हैं, उसके से प्रश्न पूछ के जानकारी लेते हैं कि व्यक्ति का नाम क्या है, वो जानना चाहते हैं। तो उसके वाक्य के अंत में क्या लगा? प्रश्नार्थक चिन्ह। गाड़ी कब रुक के आएगी, तो हमें है वो वही जानकारी लेनी है कि गाड़ी कब आएगी, इसीलिए है वो प्रश्न चिन्ह वाक्य के अंत में। वाक्य जब पूरा होता है तब अंत में प्रश्नार्थक वाक्य चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है वो वाक्य पूरा होने पर लगाया जाता है। चौथा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। इंग्लिश में उसे बोलते हैं कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। बात करते समय कभी कभी हम हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने को उद्गार कहते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह એટલે ઉદ્ગાર ચિહ્ન। અને જ્યારે જ્યારે આપણે છે આપણે કોઈ પણ લાગણી દર્શાવતા હોઈએ, ગુસ્સાની, પ્રેમની, શોકની એટલે દુઃખની, આશ્ચર્યની, ખુશીની, તો આવા બધા જ્યારે ભાવ પ્રગટ કરવાના હોય તો આ ભાવ પ્રગટ કરવા માટે જ્યારે વાક્ય પૂરું થાય ત્યારે છેલ્લે શું લગાડવામાં આવે છે? ઉદ્ગાર ચિહ્ન લગાડવામાં આવે છે। તો અહીંયા જે ભાવ પ્રગટ કરતા હોઈએ ત્યારે એ ઉદ્ગાર ચિહ્ન લાગે છે। तो इन उद्गारों को सूचित करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला, आज मैं कितना खुश हूँ। खुशी है वो क्या है? खुशी है वो क्या है? भाव है। और भाव प्रकट करते हैं तब विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। हाय अब मैं क्या करूं। तो यहाँ हाय पर हमें आश्चर्य हुआ है, तो शोक है अब मैं क्या करूं। तो ये जो शोकवाचक चिन्ह वाक्य है तो उसमें हाय के पास में है वो विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अब मैं क्या करूं उसमें भी उसके पास भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। उसके बाद छी कितने गंदे हो तुम। अरे यह रस्सी साफ कैसे बन गई। तो घृणा, आश्चर्य, वाह क्या कविता है, ये प्रशंसा। तो हमने यहाँ देखा कि घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा ऐसे कोई भाव रहता है
तब कौन सा चिन्ह लगता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। 5वां नंबर, योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। કાઉન્સમાં છે એ આપણને એક નાની લીટી દેખાય છે, એને શું કહેવાય છે? योजक चिन्ह। कि बे शब्द छोटा बड़ा, हमारे यहाँ उदाहरण में पहला जो उदाहरण है कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो छोटा और बड़ा दो शब्द है, उसके बीच में जो लाइन है वो क्या है? योजक चिन्ह है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए ये योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। બે શબ્દોને જ્યારે જોડવામાં આવે ત્યારે આ ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય છે। तो दूसरा जो उदाहरण है, सुख दुख सबके जीवन में आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सुख और दुख है वो दो शब्द है, एक सुख है दूसरा दुख है, और दोनों को साथ में जोड़ने के लिए बीच में एक लाइन दिखाई देती है, वो लाइन है वो क्या है? योजक चिन्ह है। तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छठा है निर्देशक चिन्ह। वाक्य में किसी बात की स्पष्टता करने के लिए निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। ડેશ લાઈન છે, લાઈન છે એટલે વાક્યમાં કોઈ પણ જાતની સ્પષ્ટતા કરવાની હોય ત્યારે આ ચિહ્ન નિર્દેશક ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય છે। પહેલું જે ઉદાહરણ છે, जैसे कृपया मुझे निम्नलिखित पुस्तकें भेज दीजिए। दूसरा है ये नए लड़के टीम में लिए गए, वो थे अशोक मोहन गणेश। तो ये पहले जो चिन्ह है कृपा, पहलू जो वाक्य है कृपया मुझे निम्नलिखित पुस्तकें भेज दीजिए, तो पुस्तकें भेज दीजिए उसकी स्पष्टता करने के लिए ये लाइन देश का निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। ये नए लड़के टीम में लिए गए हैं, तो बात की स्पष्टता करनी है कि टीम में लिए गए हैं वो कौन है? तो अशोक मोहन गणेश है, तो निर्देशक चिन्ह लगता है। बातचीत में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। दुकानदार, दुकानदार क्या कहता है? आपको क्या चाहिए? तो बातचीत करते वक्त भी दुकानदार के पास है वो निर्देशक चिन्ह लगाया हुआ है कि आपको क्या चाहिए, तो ये बात की स्पष्टता करने के लिए निर्देशक चिन्ह लगाए जाते हैं। 7वां है कोष्टक। देखते हैं कि ब्रैकेट में साइड में वो कोष्टक दिया गया है, वो कोष्टक का चिन्ह है। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। आज विद्युत का उपयोग बढ़ गया है, विद्युत यानी बिजली, कि आज बिजली का उपयोग बढ़ गया है, यही शब्द है। वो शब्द का जो अर्थ है, दूसरा जो शब्द है उसको स्पष्ट करने के लिए उसको कोष्टक में लिखा जाता है, और कोष्टक का उपयोग है वो शब्द को अर्थ स्पष्ट करने के लिए होता है। 8वां है अवतरण चिन्ह, इन्वर्टेड कोमा। इकहरा अवतरण चिन्ह यानी कि एक ही तरफ है, एक ही है, अवतरण चिन्ह की निशानी है वो एक ही है, उसको क्या बोलते हैं? इकहरा अवतरण चिन्ह। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। हमने दयालु शिकारी की कहानी पढ़ी, तो ये दयालु शिकारी है वो क्या है? रचना, पुस्तक और शीर्षक, ये क्या है? अपनी कहानी का शीर्षक है। इसीलिए जब शीर्षक की जो प्रयोग किया बात की जाती है तब इकहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है गोपालदास, नीरज प्रसिद्ध कवि है, तो नीरज है वो भी उसकी रचना तो है, तो इसके क्या है? उसमें भी अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कैसा है अवतरण चिन्ह? इकहरा। एक वखत જ્યારે ઉપર જો કોમા કરવાનું આવે તો એને કહેવાય ઇકહરા અવતરણ चिन्ह, અને બે વખત જ્યારે કોમાના નિશાન હોય તો એને કહેવાય दुहरा अवतरण चिन्ह। तो अब देखते हैं दुहरा अवतरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दुहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेहरू चाचा कहते हैं आराम हराम है। किसी व्यक्ति के कथन को
मूल रूप में जब दर्शाने की बात हो तब दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो नेहरू चाचा कहते थे कि आराम हराम है। तो आराम हराम है वो नेहरू चाचा ने कहा है, वो नेहरू चाचा का कथन है। तो उसको मूल रूप में दिखाने के लिए हम क्या कहते हैं, करते हैं, दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा वाक्य है, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। तो उसने क्या कहा था, उस व्यक्ति का कथन क्या है, लाल बहादुर शास्त्री का, जय जवान जय किसान। तो उसको कथन को मूल रूप में दिखाने के लिए हम क्या कहते करते हैं, दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते